हेलो दोस्तों। पोस्ट इंडिपेंडेंस का ये दूसरा वीडियो है और देख लेते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। तो सबसे पहला है भारत में विदेश नीति, उसके सिद्धांत और उसका उदय कैसे हुआ है, इसके बारे में। ठीक है, तो विदेश नीति का डेफिनेशन के बारे में बात करें तो विदेश नीति सर वॉलपोल के अनुसार विदेश नीति किसी राष्ट्र के द्वारा अपने हितों की पूर्ति के लिए बनाए गए सिद्धांत हैं। जो नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, इनकी पूर्ति के लिए जो भी देश कोई सिद्धांत बनाता है ना, उसको क्या बोलते हैं? विदेश नीति। इन्होंने जैसा बताया, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? इसके अंतर्गत दूसरे देश के साथ आर्थिक, राजनीतिक, है ना, सामाजिक, सैन्य विषयों पर पालन किए जाने वाली नीतियों का समुच्चय, है ना। मतलब जो विदेश नीति है, इसमें जो अब जो नेशनल इंटरेस्ट हैं, नेशनल इंटरेस्ट किसी एक चीज़ से तो पूरे नहीं होते। वो चाहे पॉलिटिकल हो, सोशल हो, है ना, मिलिट्री वाले एस्पेक्ट हो, इकोनॉमिक हो, ये सारे एस्पेक्ट मिलके किसी एक देश के नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करते हैं। ठीक, तो वही ये सारे फैक्टर हैं। अब अगर भारत की विदेश नीति के सिद्धांत के बारे में बात करें तो मोटा मोटी ये 6 सिद्धांत हैं। विश्व शांति सह अस्तित्व की हम बात करते हैं। दूसरा जो उपनिवेशवाद है, कहीं भी उपनिवेशवाद हो उसका हमेशा से विरोध करते आए हैं और आगे भी करेंगे। तीसरा है कि रंगभेद के विरोध, रंगभेद जहाँ भी नस्ल के आधार पर, रंग के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसका विरोध। गुटनिरपेक्षता, निशस्त्रीकरण और पंचशील के सिद्धांत। ठीक, तो ये भारत की विदेश नीति के आधारभूत सिद्धांत हैं। इसके अलावा अब एक एक करके देख लेते हैं भारत की विदेश नीति के सिद्धांतों का उदय। अगर हम जैसे हमारे भारत जो विदेश नीति है, इस विदेश नीति में जो सिद्धांत बनाए, अभी जो हम पढ़े 6 सिद्धांत, ये कहाँ से आए हैं, कैसे हैं? तो इसका ओरिजिन जो है हमारा, एक तो जो इतिहास है ना, प्राचीन इतिहास, जो ऐसी ऐतिहासिक विरासत है, उससे। दूसरा, स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो हमने मूल्य विकसित किए थे, उन पर आधारित हमारी फॉरेन पॉलिसी है। ठीक, तो वही है इसमें आगे लिखा है, भारतीयों के ऐतिहासिक व सांस्कृतिक विरासत व स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान उपजे आदर्श, ये हमारे जो सिद्धांत है फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड, उसके स्रोत हैं, है ना। तो पहला है विश्व शांति सह अस्तित्व। ये सिद्धांत हमारे कहाँ से प्रेरित हुआ? वसुधैव कुटुम्बकम की जो हमारी अवधारणा है, वहाँ से प्रेरित है। संविधान के आर्टिकल 51 में विश्व शांति की बात की गई है। ठीक है, इसमें किसी भी स्तर पर दुनिया में कहीं भी आक्रमण होता है, उसका जो देशों की आक्रमणकारी नीति है, उनका इसमें विरोध की भी बात कही गई है। ठीक, इसका उदाहरण भी मिलता है देखने को। कोरिया युद्ध का हम लोगों ने विरोध किया था, इंडिया ने, है ना, मीडिएशन भी करवाया था उसमें। रशिया यूक्रेन का वॉर है, डायरेक्टली तो नहीं किया है, लेकिन इनडायरेक्टली इसको क्रिटिसाइज़ तो किया ही है। इसराइल गाजा के भी जो अभी वॉर चल रही है, उसमें भारत ने अपना एक स्टैंड लिया है। ठीक है, उसको कहीं ना कहीं वॉर को क्रिटिसाइज़ किया है। ठीक, तो ये हो गया। दूसरा सह-अस्तित्व की इसी में बात करते हैं, तो नेबरहुड, जो हमारी नेबरहुड फर्स्ट वाली जो पॉलिसी है, वो सह अस्तित्व के जो सिद्धांत है उसको वैलिडेशन देती है। ठीक, दूसरा है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध। तो चूँकि इसका विरोध भारत शुरू से करता है, क्योंकि खुद भी पीड़ित रहा था। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जितनी भी जो साम्राज्यवादी ताकतें थीं, उपनिवेशवादी ताकतें थी, है ना, उनका विरोध किया इसने। जो अभी जो विश्व में नव उपनिवेशवाद चल रहा है, खासकर चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो पॉलिसी है, इसका भी लगातार भारत विरोध करता रहा है ना। तो साम्राज्यवाद, नव साम्राज्यवाद, मतलब उपनिवेशवाद का कोई भी फॉर्म हो, भारत ने उसका विरोध किया है। रंगभेद की नीति, इसका हमेशा मतलब विरोध करता रहा है भारत। जैसे गांधी जी थे, गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका में गए थे, वहाँ पर जो उन्होंने पहला आंदोलन जो चलाया था,
वो आंदोलनी जो रंगभेद की पॉलिसी थी ना, उसके खिलाफ थी, रेसिज्म के खिलाफ थी। तो हमारी बुनियाद वहाँ से रेसिज्म के खिलाफ हम लोगों ने किया है। फिर स्वतंत्रता के पश्चात यूएस में जो रंगभेद की नीति चल रही है ना, रेसिज्म है, उसका भी विरोध करते रहे। जो इंडियंस के साथ बाहर जो रेसिज्म की घटनाएं होती हैं उसका भी हम लगातार विरोध करते हैं, और देशों के साथ किसी दूसरे देश में जाके घटनाएं होती हैं उसका भी विरोध करते हैं। नेल्सन मंडेला का जो आंदोलन था साउथ अफ्रीका में, उसका भी भारत ने काफ़ी समर्थन किया था। तो ये जो उदाहरण है वो ये दिखाते हैं कि भारत जो रंगभेद की नीति है उसका काफ़ी मुखर रूप से विरोधी रहा है। फिर है पंचशील सिद्धांत। ये हमारे बौद्ध साहित्य से लिया गया है। पहला सिद्धांत इसमें क्या कहता है, भौगोलिक अखंडता व संप्रभुता का सम्मान। तो भारत देखो पड़ोसी देश की सबकी जो अखंडता है, जो उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको कभी वायलेट नहीं करता, उनकी सोवरजेनिटी है उसको भी हमेशा प्रोटेक्ट करता है। वो बात और है कि हम पे जितने भी हमले कभी हमारी सोवरजेनिटी को और हमारी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको बार बार चैलेंज किया जाता है ना, पाकिस्तान के द्वारा, चाइना के द्वारा भी किया जा चुका है, ठीक। लेकिन भारत की कभी ऐसी पॉलिसी नहीं रही कि किसी दूसरे देश की सोवरजेनिटी को उन्होंने वायलेट किया हो, ठीक। दूसरा, अनाक्रमण की नीति। तो इंडिया की पॉलिसी है कि हम किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे जब तक कि हम पर हमले ना हुआ हो, है ना। तो पहले हम हमला नहीं करेंगे, ये इनकी एक नीति है, ठीक। इसका ये पालन भी करते हैं। हालांकि पंचशील वाले जो सिद्धांत हैं ये चाइना के साथ जो हमने रिलेशन बनाने शुरू किए थे, चाइना के साथ संबंध मजबूत करने शुरू किए थे, तब हम लोगों ने ये दिए थे, खास करके चाइना के कंटेक्स्ट में। लेकिन आज की डेट में जो पंचशील के सिद्धांत है पूरे ग्लोबली हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अनाक्रमण की नीति हो गई। तीसरा, इसमें शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात करते हैं, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। तो हमारी नेबरहुड है ना, नेबरहुड फर्स्ट जो पॉलिसी है ना, पड़ोसी प्रथम, इसकी नीति जो है ये इसको मतलब सिद्ध करती है। दूसरे, जो सार्क की स्थापना हुई, बिम्स्टेक की स्थापना हुई, अभी हाल ही में श्रीलंका में जो क्राइसिस आई थी तो भारत ने जो मदद भेजी थी वो कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात का समर्थन करती है, ठीक है। अगला पॉइंट है आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति। तो भारत कभी भी किसी के आंतरिक मामलों में कभी इंटरफेयर नहीं किया है। हालांकि भारत के खुद के मामलों कई देश इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारत ने कभी नहीं किया। अभी हाल ही में जो अभी मालदीव में क्राइसिस चल रही है, मालदीव में जो घटनाएं चल रही हैं, तो उनकी वहाँ पे जो सरकार है उसने भारत को सैन्य हस्तक्षेप के लिए, मिलिट्री इंटरवेंशन के लिए कहा था, लेकिन भारत ने इसको इनकार कर दिया, ठीक है। तो आंतरिक मामले हस्तक्षेप की नीति भी भारत फॉलो करता है। हालांकि चाइना ने इस ट्रीटी को साइन किया था लेकिन वो कभी फॉलो नहीं करता, है ना। आस पड़ोस के जितने भी देश की सीमाएं हैं सबसे उसके विवाद हैं। अगला पॉइंट है इसमें समानता व परस्पर लाभ, ठीक। तो ये 5 पंचशील के सिद्धांत हो गए। अगला है गुटनिरपेक्षता का भारत समर्थन करता है। तो शीत युद्ध के बाद जो विश्व था 2 भागों में डिवाइड था, यूएसएसआर में, इन सैन्य संगठन में। तो भारत ने हम क्या करा, एक तीसरे पक्ष का समर्थन लिया जो कि वो गुटनिरपेक्ष कहलाया। उसका नेतृत्व करता भी बना गुटनिरपेक्ष आंदोलन का, है ना। तो आज भी अगर देखा जाए तो भारत किसी सैन्य गुट में शामिल नहीं है, किसी भी सैन्य गुट में शामिल नहीं है। इवन जो SCOs, जिसे एशिया का नेटो बोला जाता है, क्वाड, है ना, तो इसे एशिया का मतलब अमेरिका लेड जो संगठन है, इसमें भी अगर देखो भारत शामिल है, लेकिन उसके जो मिलिट्री पर्पसेस हैं उसमें इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करता है। हालांकि जो SCO की जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, उसमें इंडिया गया था, लेकिन जो ब्रॉडर मिलिट्री जो इंटरेस्ट हैं उस मामले में किसी भी संगठन से भारत दूर रहता है। हालांकि अभी हाल ही में जैसे नेटो की सदस्यता की बात आई तो भारत ने साफ इनकार कर दिया था उससे, है ना। तो ये भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति को दिखाता है। अगला है निशस्त्रीकरण। तो ये जो सिद्धांत हमारा निशस्त्रीकरण सत्य और अहिंसा के नैतिक आधार से निकल के आया है। किसी भी शस्त्र प्रतिस्पर्धा में भारत शस्त्र प्रतिस्पर्धा है ना, आर्म रेस का हमेशा विरोध करता आया है, परमाणु शस्त्रों के प्रसार में विरोध करता आया है, ठीक है। और जो आर्म कंट्रोल को लेके जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं ग्लोबल लेवल पे, अगर वो एक तरफा हैं
तो उनका विरोध करता है। जैसे एनपीटी पे भारत साइन क्यों नहीं करता? क्योंकि वो एक तरफा पॉलिसी है ना। उसमें कुछ स्टेट्स को प्रिविलेज मिल गया है, इनको नहीं मिला, कुछ को नहीं मिला है, कुछ को इससे बाहर रखा है। तो जो ऐसी एक तरफा नीति है सशक्तिकरण की, उनका भी भारत विरोध करता आया है। ठीक, तो ये हमारे सिद्धांत हो गए विदेश नीति के। अब अगला जो उसमें टॉपिक है, जो नेहरू की विदेश नीति है, क्या पहली बात तो इसमें नेहरू की विदेश नीति हम देखेंगे क्या थी। क्या वो तात्कालिक परिस्थितियों के अनुरूप थी, और इसका परीक्षण करेंगे। 3 पॉइंट है नेहरू की विदेश नीति, नेहरू की फॉरेन पॉलिसी, उसके तात्कालिक रूप से जो उन्होंने अपनाई थी, क्या वो रेलिवेंट थी उस हिसाब से, और इसका परीक्षण हम लोग करेंगे। ठीक, तो नेहरू की पॉलिसी कोई अलग नहीं थी। भारत का जो फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड जो सिद्धांत हैं, 6 सिद्धांत, उन्हीं पर आधारित रही होगी। इनमें कुछ इन्होंने चीज़ें ऐड ऑन करी। तो जवाहरलाल नेहरू जी को भारत की विदेश नीति का सूत्रधार कहा जाता है इनको, है ना। और इन्होंने जो भारत की जो कुछ पॉलिसी थी, उसमें कुछ चीज़ ऐड ऑन भी करी। 1 मिनट। ठीक, तो इनका उद्देश्य क्या था फॉरेन पॉलिसी का? एक तो अंतर्राष्ट्रीयवाद को प्रोत्साहन, ठीक है, संप्रभुता का रक्षण, चाहे वो अपनी हो चाहे किसी भी दुनिया के किसी देश की भी हो। क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा, ये बेसिकली एशिया के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने कहा था। क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा, तीव्र आर्थिक विकास, विवादों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से, और विश्व शांति। इन्होंने इन 5-6 उद्देश्यों की अपनी विदेश नीति की बात करी। और अब हम ये देखेंगे कि आगे कि ये जो इन्होंने बोले, बड़ी बड़ी बातें बोली अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेके, क्या उस तत्कालीन जो परिस्थिति थी उनके रेलिवेंट थी या नहीं थी, क्या उनके अनुसार थी, या खाली आदर्शवादी बातें कर दी इन्होंने। तो जब पीएम थे तो उस समय की जो परिस्थितियाँ देख लेते क्या क्या थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का समय था जब ये आए थे। ठीक है, फांसीवादी साम्राज्यवादी शक्तियाँ तब भी विद्यमान थी, है ना। औपनिवेशिक सत्ताएं जो शक्तियाँ थीं, औपनिवेशिक शक्ति, फांसीवाद, साम्राज्यवाद, ये सारा उस टाइम माहौल था। शीत युद्ध शुरू हो गया था, पूरी दुनिया 2 ब्लॉक्स में बट गई थी, है ना। 2 ब्लॉक में बट गई थी, यूएसए और यूएसएसआर में। ठीक, उपनिवेशवाद का दौर था उस टाइम भी। जब भारत आज़ाद हुआ था, बहुत से ऐसे देश थे जो अभी भी किसी न किसी यूरोपियन शक्ति या किसी शक्ति के गुलाम थे। ठीक है, तो उपनिवेश का भी दौर था उस टाइम। जो नए नव स्वतंत्र देशों में गृहयुद्ध, जो नए स्वतंत्र हुए थे ना देश, उन देशों में गृहयुद्ध चल रहा था। ठीक है, जहाँ भी ये औपनिवेशिक शक्तियाँ थीं, जिस देश को भी छोड़ के गई, वहाँ पे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट के बीच हो गई कि उनमें लड़ाई, आपस में गृहयुद्ध चलता रहे। जैसे अपने दूर के जा रहे, अपनी देख लो, भारत से लोग गए इंडिया से, तो डिवीज़न करके गए इंडिया और पाकिस्तान का, हो गए इनके बीच में लड़ाई झगड़े। तो आज तक इसका झगड़ा हम लोग लड़ रहे हैं एक दूसरे को लेके, है ना। तो ये किसने हुए थे? जो औपनिवेशिक शक्तियाँ थी, है ना। तो सारे जो नव स्वतंत्र देश थे, ये गृह युद्ध में फंसे हुए थे। वैश्विक आर्थिक बदहाली थी, क्योंकि जिस विश्व युद्ध के बाद जो वैश्विक अर्थव्यवस्था थी वो काफ़ी चरमरा गई। तो इस कारण वैश्विक स्तर पर आर्थिक बदहाली थी, खास करके जो नए स्वतंत्र राष्ट्र थे। क्योंकि विश्व युद्ध में कौन लड़ रहा था? यही औपनिवेशिक शक्तियाँ तो लड़ रही थी। अब जो हार गई, जो जीत गई, जो भी था, लेकिन आर्थिक रूप से तो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। तभी तो जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन भारत छोड़ के थोड़ी ना आया था। उसकी वर्ल्ड वॉर में इतनी बुरी हालत हो चुकी थी, हालांकि जीत गया था वो, लेकिन फाइनेंशियली तो बहुत ख़राब स्थिति हो गई थी, है ना। तो इंडिया को कंट्रोल रखना मुश्किल हो गया था उसके लिए, इसलिए उसने छोड़ा। अगर वो विश्व युद्ध नहीं लड़ा होता, शायद 1947 में वो आज़ाद भी नहीं करता। तो उस टाइम का ये दौर लगभग चल रहा था। ठीक, तो अब इस पूरे परिदृश्य में जो फॉरेन पॉलिसी थी नेहरू जी की, क्या वो रेलिवेंट थी, क्या इसके अकॉर्डिंग थी, तो वो देखते हैं। फांसीवाद साम्राज्यवाद का उन्होंने हमेशा से ही विरोध किया है। ठीक है, चाहे देश आज़ाद हुआ हो चाहे ना हुआ हो, उससे पहले भी ये इसका विरोध करते थे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। ठीक, स्वतंत्र हुआ देश, हमने कोई भी गुट नहीं अपनाया, है ना। जो शीत युद्ध के 2 ब्लॉक बन गए थे, उसको हमने कोई भी गुट मतलब कोई भी लोग ज्वाइन किया ही नहीं। साथ ही ऐसे एक आंदोलन की हम लोगों ने स्थापना करी, शुरुआत करी, नैम की शुरुआत करी, और इसको हमने नेहरू जी ने इसको लीड किया। ठीक, उपनिवेशवाद का विरोध किया। उस टाइम जो भी मतलब कंट्री रह गए थे, इनका जो गुलाम थे, है ना,
औपनिवेशिक शक्तियों को उसका विरोध कर रहे थे। जैसे इंडोनेशिया में डच उपनिवेश का उन्होंने काफ़ी विरोध किया, ठीक है। इसके अलावा युद्धरत राष्ट्रों में मध्यस्थता, जो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे उनमें जो गृह युद्ध चल रहा था उसमें इन्होंने मध्यस्थता की, भारत ने मध्यस्थता करी। जैसे कोरियाई वॉर में भारत ने मध्यस्थता करी थी। ऐसे कांगो संकट हुआ था, उसमें भारत ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया था। एशिया में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व व तीव्र विकास के समर्थक थे ये। इस संदर्भ में इन्होंने क्या पंचशील सिद्धांत दिया। जैसे कि मैंने बताया था कि पंचशील का जो सिद्धांत था वो बेसिकली इंडिया और चाइना रिलेशन के दौरान निकल के आया था, ठीक है। कुल मिलाकर इंडिया चाइना रिलेशन पे फोकस था, लेकिन धीरे धीरे एशिया पर फोकस हुआ। वो आज ग्लोबली हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत भारत चीन समझौता किया गया, भारत नेपाल मित्रता संधि, इसी के हम पंचशील सिद्धांत जो है उसके आदर्श के अंतर्गत हम लोग देख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि स्वतंत्रता व आत्मनिर्णय के संघर्ष में विभिन्न देशों को सहायता। तो उस वही बात है कि जब हमारा देश तो आज़ाद हो गया तो 1947 को, लेकिन उस टाइम तक बहुत से ऐसे देश थे जो आज़ाद नहीं हुए थे, ठीक है। तो वो जो आज़ाद नहीं हुए थे उन देशों की जो स्वतंत्रता की आवाज़ें थी, उनके आंदोलन था, उनके आत्मनिर्णय के लिए जो अधिकार था उसको भारत ने प्रोटेक्ट किया, मतलब उसको सहायता भी दी, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे के महत्व को समझा, है ना, इसलिए इन्होंने क्या किया, भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता ली, ठीक है। आगे नियम आधारित विश्व व्यवस्था के निर्माण में विभिन्न संस्थानों का समर्थन किया है। एक तो ये जो नेहरू जी थे, हमारी फॉरेन पॉलिसी शुरू से ही जो भी रूल बेस्ड है ना, रूल बेस्ड सिस्टम है ग्लोबली, उसको हमेशा सपोर्ट करता है, उसकी मान्यता भी है ना। तो जो रूल बेस्ड सिस्टम है उसको हम लोग, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हमेशा सपोर्ट करती आई है। और ये जो नियम आधारित व्यवस्था का निर्माण जो कर रही हैं जो संस्थाएं, उनको भी भारत ने बहुत सपोर्ट किया। चाहे यूएन हो गया, है ना, यूएन का बहुत सम्मान करती है, उनकी हर चीज़ों का मतलब उसके नियम का पालन भी करती है। WTO होगा, इन सबको बराबर से सहयोग देती है इंडिया। तो नेहरू जी के जो भी सिद्धांत थे, जो फॉरेन पॉलिसी थी नेहरू जी की, और जो भारत की विदेश नीति के सिद्धांत थे, नेहरू जी की फॉरेन पॉलिसी और भारत के फॉरेन पॉलिसी सिद्धांत जो भी थे, तो उस टाइम की जो परिस्थितियाँ थी उसके अनुकूल हमको दिखाई देते हैं, ठीक। अब अगर नेहरू जी की जो विदेश नीति उसका मूल्यांकन की अगर बात करें तो देख रहे हैं इनकी जो नीतियाँ थी आदर्शवाद की ज़्यादा निकटती है। यही कारण था कि हिंदी चीनी भाई भाई जैसा नारा दिया, पड़ोस से मतलब पड़ोस को ये सोचा कि हमारी जो पड़ोस में देश है हम लोग उससे मित्रतापूर्व रहेंगे तो काय झगड़ा होगा। तो उससे उनका ये सिर्फ ये नहीं था कि हम अगर पड़ोसी से अच्छे संबंध रखेंगे तो हम आपस में क्यों लड़ेंगे फिर, है ना, अच्छे संबंध रहेंगे हमारे। तो उसका इनके पीछे एक कारण था इस पॉलिसी का कि हम अगर पड़ोसी से अच्छे संबंध रखेंगे तो जो हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी है ना, डिफेंस पे जो खर्चा होता है वो हमारा कम होगा, और बचे हुए पैसे का हम लोग क्या करेंगे, भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास में हम लोग इसका यूज़ करेंगे। यही दूसरों को एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग, चाइना से, पाकिस्तान से, जो भी, कि वो लोग भी जब हम लोग अच्छे संबंध होंगे तो ना तो हमारे डिफेंस में ज़्यादा पैसा खर्च होगा ना ही उन लोगों का। तो दोनों देश जो भी हैं पड़ोसी देश, वो अपने देश का बेहतर विकास कर सकेंगे। लेकिन आदर्शवाद की नीति थी ये, ठीक है। इन्होंने इस चक्कर में क्या किया, जो हमारी सैन्य क्षमता थी उसको डेवलप किया ही नहीं, है ना, यह बहुत कम किया। परिणाम क्या हुआ, 1962 का इंडिया चाइना वॉर, जिसमें भारत की काफ़ी दुखद रूप से मतलब काफ़ी बड़ी हार हुई थी भारत की, ठीक। दूसरा है गुट निरपेक्षता को अंतर्राष्ट्रीय अवसरवाद की संज्ञा दी जाती है। जो इनका गुट निरपेक्ष सिद्धांत था, ये इसको अंतर्राष्ट्रीय अवसरवाद की संज्ञा दी जाती है। अभी भी इसको ऐसे ही बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो गुट निरपेक्ष में जो भी देश शामिल थे ना, ये अपने कहने को तो एक गुट से अलग थे, बिल्कुल किसी भी गुट में शामिल नहीं थे, लेकिन अपने गुट के अपने देशों के हितों के हिसाब से ये इधर उधर शिफ्ट होते रहते थे, ठीक है। जैसे जब कोरियन वॉर हुई थी ना, कोरियन वॉर, तो कोरियन वॉर में क्या हुआ था, मेरे ख्याल में शायद नॉर्थ कोरिया इसने अटैक कर दिया था साउथ कोरिया पे। तो इन्होंने पहले नॉर्थ कोरिया का विरोध किया कि नहीं ये गलत किया है, ठीक।
अब साउथ कोरिया ने जब हमला शुरू किया, इसकी यूएस साउथ कोरिया की सहायता के लिए यूएस आया आगे, है ना। तो फिर इन्होंने साउथ कोरिया की सहायता का विरोध करना शुरू कर दिया। तो देख रहे हो, मतलब किसी एक देश के प्रति स्टैंड नहीं लेना, जहाँ हमारे इंटरेस्ट सर्व हो रहे हैं उस हिसाब से, चाहे वो विदेश नीति के इंटरेस्ट हों, चाहे हमारे नेशनल इंटरेस्ट हों, उस हिसाब से राष्ट्रीय अवसरवाद में इनकी जो विदेश नीति है वो बदल रही थी। JNK का मुद्दा इसी अपनी अंतर्राष्ट्रीयवाद, है ना, जो अपने आदर्शवादी सिद्धांतों के कारण क्या करा, ये JNK का जो मुद्दा है ना, इसको UN में लेके चले गए, जबकि इसको लेकर नहीं जाना था। UN में लेके गए, JNK का मुद्दा, हमारे जम्मू कश्मीर का मुद्दा, इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया, और जो कि सबसे बड़ी भारी भूल कही जाती है इनकी। अगला पॉइंट है फॉरवर्ड पॉलिसी। फॉरवर्ड पॉलिसी ऐसा बोला जाता है कि जो इंडिया चाइना की वॉर हुई थी वो फॉरवर्ड पॉलिसी के ही कारण हुई थी। इसमें क्या था कि जब देख रहे थे, इंडिया को लगा जैसे चाइना अपना मिलिट्री का साइज़ बढ़ा रहा था, चाइना का बॉर्डर के आसपास अग्रेशन भी दिख रहा था उनका, है ना। तो उन्होंने क्या करा, धीरे धीरे जो भारत की बॉर्डर थी इसमें आगे तक ये चौकियाँ बनानी शुरू कर दी इंडिया ने, कि कोई अगर बात होती है तो हम ये चौकियाँ हमारी डिफेंड करेंगी अपनी बॉर्डर को। तो इनकी जो ये पॉलिसी फॉरवर्ड पॉलिसी बोली जाती है, ठीक। ये चाइना को बहुत गंदी लगी, कि उनको लगा कि इंडिया जो है धीरे धीरे हमारे देश में अतिक्रमण कर रहा है, इसलिए उन्होंने वॉर इम्पोज कर दी। ये कारण बताया जाता है, जो कि इनकी अगर ये ऐसी फॉरवर्ड पॉलिसी थी उस टाइम में, मतलब ऐसी कोई, तो निश्चित रूप से ये बहुत घातक सिद्ध हुई, और 1962 का इंडिया चाइना का वॉर हुआ, ठीक। तो ये सारे इनका मूल्यांकन है इनकी नेहरू की विदेश नीति का। अगला टॉपिक है भारत चाइना इंडो चाइना वॉर। तो चाइना की जो विस्तारवादी नीतियाँ, उसके कारण ये इंडो चाइना वॉर हुआ। कारण की अगर बात कर लेते हैं, ऐतिहासिक कारण क्या है, जो अक्साई चिन और नेफा, जो अभी का अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर जो बॉर्डर डिस्प्यूट था, बॉर्डर डिस्प्यूट क्या था, थोड़ा सा इसको विस्तार से देखते हैं। तो ब्रिटिश इंडिया के टाइम में जम्मू कश्मीर था, डोगरा शासकों के अंतर्गत आता था, ठीक। तो ईस्ट इंडिया में जो ब्रिटिश सरकार है, इसने इसको डोगरा शासकों से जीता। तो अब ये बात आई कि ये अक्साई चीन का एरिया है वो आखिर किसका है। तो इसके लिए 2 समितियों का गठन किया गया। एक तो थी सर जॉनसन समिति, इसने बताया यहाँ का सर्वे वगैरह करके, तो ये जो एरिया है ये ब्रिटिश इंडिया के तहत आता है, अक्साई चीन का, ठीक है। और जब ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत आता है, जब भारत आज़ाद हुआ, तो भारत ने भी इसी का स्टैंड लिया, क्योंकि ये अक्साई चीन ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत आता है, इसलिए अब सत्ता हस्तांतरण हुआ है, तो अक्साई चीन भारत का अभिन्न अंग है, ठीक। लेकिन इसी अक्साई चीन को लेकर एक और समिति का गठन किया गया था, मैकार्टनी मैकडोनाल्ड। ये मैकार्टनी मैकडोनाल्ड, इन्होंने उसमें बताया था कि समिति में नहीं, ये जो अक्साई चीन का जो हिस्सा है वो ब्रिटिश इंडिया का नहीं बल्कि चाइना का है। तो अब यहीं से मसला विवाद शुरू हो गया, ठीक है। जो अंग्रेज़ थे वो जानबूझ के करके गए होंगे ऐसे ड्रामा कि इसमें आपस में लड़ाई होती रहे। तो इंडिया जो है ये सर जॉनसन वाली जो रिकमेंडेशन इसको मानता है, जबकि चाइना उसको नहीं मानता। चाइना कहता है ये मैकार्टनी की जो अनुशंसा थी ना समिति की, उसने जो कहा हम इसको मानेंगे, ठीक। तो विवाद पैदा हो गया अक्साई चीन में। अब दूसरी विवाद की जड़ क्या थी, ये नेफा का क्षेत्र, मैकमोहन लाइन, ये मैकमोहन लाइन। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, एक मिनट, ये मैकमोहन लाइन। तो 1914 में शिमला एग्रीमेंट हुआ। शिमला एग्रीमेंट किन किन के बीच हुआ, चाइना, ठीक है, तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया, इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ। इनके एग्रीमेंट के आधार पर
ये मैकमोहन लाइन खींची गई। तो ब्रिटिश इंडिया इसको लेकर एक्सेप्ट कर लिया उसको, मैकमोहन लाइन को। तिब्बत ने भी एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन चाइना इसने मना कर दिया। इसलिए चाइना आज भी मानता है कि हमने शिमला समझौते को माना ही नहीं है ना, तो हम मैकमोहन लाइन को मानते ही नहीं है। तो ये दोनों जो कारण थे, अक्साई चीन का बॉर्डर लेके और नेफा का बॉर्डर लेके, मैकमोहन लाइन का बॉर्डर लेके, ये एक ऐतिहासिक कारण भारत में जो जंग हुई है चाइना 1962 में, चाइना और इंडिया की, उसके लेके एक ये बहुत बड़ा कारण था। ठीक, बाद में कुछ तत्कालिक कारण भी होते रहे, जैसे इसी जो क्षेत्र था, ये अक्साई चीन वाला क्षेत्र, तो भारत को पता ही नहीं लगा, लेकिन रातों रात इसने, चाइना ने क्या किया, लाहसा से झिंगजियांग को जोड़ने के लिए, यानी तिब्बत से जो इनका झिंगजियांग प्रांत है, इसको जोड़ने के लिए एक सड़क बना डाली। ठीक, जो कि अक्साई चीन से होकर जाती थी, क्योंकि वो तो मान के चल रहा था कि हम तो मैकार्टनी का जो मैकडोनल्ड की समिति थी उसी की रिकमेंडेशन मानेंगे। ठीक है, और इन्हें रातों रात सड़क बनाई। जब इनको पता लगी इंडियंस को, हमारी सरकार को, तो उनके होश उड़ गए। ठीक, तो एक प्रकार से भारत के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, है ना, तो ये कारण था। दूसरा, 1950 में रिवोल्ट हो गया तिब्बत में। ठीक है, तिब्बत पर चाइनीज़ कब्जा हो गया। ठीक है, फिर दलाई लामा भारत आ गए भाग के, भारत ने इसको शरण दे दी। तो ये कारण हैं। ठीक है, भारत की जो फॉरवर्ड पॉलिसी, जो भी पढ़ गए थे, फॉरवर्ड पोस्ट पॉलिसी जो आई थी, बॉर्डर के अलोंग, बॉर्डर के साथ में फॉरवर्ड पोस्ट इन्होंने बना ली थी इंडियंस ने, है ना। इसके अलावा चीन की जो विस्तारवादी नीति है, विस्तारवादी नीति हमेशा चीन की, आज भी देख लो, विस्तारवादी नीति पे काम कर रहा है वो। आस पड़ोसी जितने भी देश हैं, सबसे इसका डिस्प्यूट है। तो अरुणाचल प्रदेश को लेके और अक्साई चीन को लेके इसकी विस्तारवादी नीति क्या है, ये एक क्या मानता है कि 5 फिंगर जो पॉलिसी है इसकी, 5 फिंगर पॉलिसी, तो लद्दाख का क्षेत्र, तो 5 फिंगर पॉलिसी में इसका 5 उंगलियाँ हैं। एक अरुणाचल प्रदेश, दूसरा भूटान, तीसरा नेपाल, चौथा शायद सिक्किम, पांचवा लद्दाख, और ये जो इसकी हथेली है ये तिब्बत है। तो ये जो पॉलिसी है इसकी चाइना की, कि इन पर कब्जा करना है। ठीक, उसी के तहत ये इसको चाइना का भाग मानते हैं। तो इसी के तहत अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत पर अपना अधिकार, ये अपनी विस्तारवादी जो नीति है उसको इम्पोज करना चाहते हैं। ठीक, अच्छा, अन्य कारण क्या है देखो, तो अन्य कारण जो उस टाइम के जो विशेषज्ञ थे फॉरेन पॉलिसी संबंधी, उन्होंने कहा कि जो चाइना का 1962 का वॉर, ये मोर देन बॉर्डर डिस्प्यूट था, सिर्फ सीमा विवाद तक ही सीमित नहीं था, ये कहीं उससे ज़्यादा था। इसके जो कारण थे इससे कहीं ज़्यादा बड़े थे। क्या कारण थे? ग्रेट लीप की जो पॉलिसी थी ना चाइना की, वो चाइना में असफल हो गई थी। तो उससे लोगों में जब असफल हो गई इतनी बड़ी पॉलिसी, तो लोगों में असंतोष था इसको लेके। तो लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये युद्ध इम्पोज किया गया। दूसरा, चाइना ना थोड़ा सा क्या था, चिढ़ने लगा था जो भारत का स्वतंत्रता के बाद जो नेम के निर्माण में है ना, भारत ने एक नेतृत्व उसको लीडरशिप प्रदान करी थी। तो भारत का जो इंटरनेशनल लेवल पर कद था वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था। ये चीन से हजम नहीं हो रहा था, है ना, चिढ़ रहा था उसको देख के, ये कारण था। तीसरा, जो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस था, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, ये इसके लिए एक अपॉर्चुनिटी था। क्यों? क्योंकि उस टाइम यूएस और रशिया ये आपस में बिजी हो गए थे। तो इसको मौका मिल गया कि अब यूएस रशिया तो बिजी हैं, अगर हम इंडिया पर आक्रमण करते हैं तो इसकी सहायता करने तो इंडिया की कोई आएगा नहीं। इसलिए इसने, इसके पीछे कारण था, है ना ये। और तत्काल में कारण क्या हुआ था, कांगला अक्साई चीन का क्षेत्र है ये, और लोंगजू, ये कांगला, ये अक्साई चीन में है, और लोंगजू ये अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पर इंडियन ट्रूप्स और चाइनीज़ ट्रूप्स के बीच में झड़प हुई थी। ठीक, तो ये इस कारण से, ये इतने सारे कारण हैं जिसके कारण इंडिया चाइना की वॉर हुई। 30 दिन युद्ध चला ये करीबन। अगर इस युद्ध की बात, विश्लेषण की बात करें तो निश्चित रूप से जो भारत है, भारत को इसमें हार का मुंह देखना पड़ा, है ना। और उसके बहुत सारे कारण थे कि भारत क्यों हारा,
है ना, जबकि भारत इतना कमज़ोर कंट्री नहीं था उस टाइम कि चाइना उसको हरा ले, लेकिन फिर भी भारत की हार हुई। तो उस हार के क्या प्रभाव पड़े भारत पर, वो इसमें हम लोग आगे देखते हैं। तो राजनीतिक प्रभाव क्या थे? पहला तो आत्मसम्मान को हमारे बहुत ज़्यादा धक्का लगा। ठीक, हमारी जो प्राइड था उसको धक्का लगा, जो विश्व स्तर पर हमारी जो प्रतिष्ठा थी उसको धक्का लगा कि भाई कि इतना बड़ा देश है जो नैम का मूवमेंट चला रहा है, विकासशील देशों का एक लीडर बनकर उभर रहा है, वो अपने ही देश को मतलब डिफेंड नहीं कर पाया। ठीक, पंचशील जो सिद्धांत थे वो उन पर प्रश्न चिन्ह लग गया। नेहरू जी के नेतृत्व पर भी सवाल उठने लगा, पहली बार उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया। ठीक है, 1,40,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चाइना ने हमारा कब्जा लिया। ठीक है, उसी बीच पाकिस्तान और चाइना के संबंध मजबूत होने लगे, दुश्मन का दुश्मन, है ना, वो वही वाली कहावत, पाकिस्तान में इंडिया का दुश्मन, चाइना का इंडिया का, तो ये दोनों दोस्त हो गए। ठीक है, मित्रता संधि हो गई, आज भी चली आ रही है। और बड़ी संख्या में हमारी सैनिकों की हताहत, हमारे शहीद काफ़ी हुए। ठीक, तो ये राजनीतिक प्रभाव पड़ा। आर्थिक प्रभाव क्या था? 3rd ईयर प्लान चल रहा था उस टाइम, है ना, वो रुक गया। ठीक, संसाधनों की कमी हो गई हमारे देश में, जो भी संसाधन थे वो युद्ध में लगाए गए, उससे कमी हो गई, गरीबी बढ़ी, इससे खाद्यान्न संकट आ गया, अकाल बढ़ गया। ठीक है, और जो कुछ संसाधन बचे वो हमारे देश के विकास में या गरीबी निवारण या भुखमरी दूर करने में लगाने की वजह अब धीरे धीरे इंडिया ने क्या शुरू कर दिया था? सैन्यकरण। कि हम भारत का सैन्यकरण नहीं करेंगे, जो कि नेहरू जी ने अवॉइड करना शुरू कर दिया था, इस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करा था। तो हम संसाधन, अब इस वॉर के बाद संसाधनों को गतिशील के मोबिलाइज़ किया गया, अपने आप को मिलिट्री सैन्य रूप से सक्षम बनाने में। तो इससे क्या होगा? जाहिर सी बात है, संसाधन तो लिमिटेड है, सैन्यकरण में लगाए गए, आर्थिक विकास हमारा प्रभावित हुआ। तो इंडिया चाइना वॉर की अगर बात की जाए तो ये सब हमारे हुआ। उसके बाद काफ़ी इंडिया ने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी हो गई, चाहे सैन्य नीति हो गई, उसमें काफ़ी सुधार किए। प्रभाव इसके अगर देखा जाए तो आज भी दिखाई देता है। 21वीं सदी चल रही, लेकिन भारत, है ना, इंडिया और चाइना अपने संबंधों को लेकर कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं दिखे। इनके संबंध हमेशा से उतार चढ़ाव वाले रहे हैं। ठीक है, अभी हाल ही में गलवान की वैली की जो घटना हो गई, तो अभी संबंध उतार चढ़ाव वाले चल रहे हैं। तो इंडिया चाइना के संबंध ये हो गए, वॉर के कारण देख लिए हम लोगों ने, वॉर क्यों, क्या प्रभाव पड़े वो देख लेते हैं। अब यहीं पे क्या होता है, इंडिया चाइना के वॉर के बाद नेहरू जी को काफ़ी धक्का लगता है, काफ़ी मतलब इस युद्ध के बाद वो इस झटके से उभर नहीं पाए, तो कुछ टाइम बाद उनकी डेथ हो गई। फिर उसके बाद जो शास्त्री जी थे ये पीएम बने हमारे देश के। अब शास्त्री जी पीएम बने, उस टाइम देश की स्थिति क्या थी? इंडिया चाइना वार हो चुका था, है ना। इसके बाद जो स्थितियाँ उभरी थी, खास करके जो आर्थिक हो गई, है ना, इंडो चाइना वॉर के बाद जो आर्थिक स्थिति थी, 5 ईयर प्लान का बंद कर दिया गया। संसाधनों का जो संसाधन थे, है ना, इनका सैन्यकरण किया गया, संसाधनों का सैन्यकरण। दूसरा, इस टाइम क्या था, सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा है इस टाइम? जो 1962-63 का दौर था, इसमें अकाल पड़ा, है ना, खाद्यान्न की कमी हो गई। तो ये सब इस दौर में हुआ। तो क्या हुआ इस टाइम? अकाल पड़ा, खाद्यान्न का उत्पादन कम होने लगा। ठीक है ना, तो इससे खाद्यान्न की जो कीमतें थी वो बढ़ने लगी, गरीबी बढ़ी। ठीक, जब खाद्यान्न कम हुआ, जो औद्योगिक जो कृषिगत उत्पाद हैं उनका उत्पादन कम हुआ, तो उद्योगों वस्तुओं का निर्माण भी कम हुआ, साथ ही गरीबी बढ़ने से जो औद्योगिक वस्तुएं, इनकी डिमांड भी, औद्योगिक वस्तुओं की डिमांड ये भी कम हो गई, है ना। इससे क्या हुआ? उद्योगों क्षेत्र में मंदी आई और बेरोजगारी बढ़ी। तो इस टाइम का ये दौर चल रहा था। जब बेरोजगारी बढ़ी इस टाइम, साथ ही ये हुआ था, जो यूएस था, यूएस ने जो PL480 जो भारत को गेहूँ निर्यात किया था वो देने से मना कर दिया था। ठीक है, तो ये इस टाइप की स्थिति बन रही थी, आर्थिक संकट का हमारा उस टाइम से
दौर चल रहा था, और जब संकट आते हैं देश में तभी समस्याएं और बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो इस टाइम क्या हुआ था, जो भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज का मुद्दा आ गया कि भारत की जो आधिकारिक भाषा कौन सी होगी। दूसरा, पंजाब की तरफ से अलग राज्य बनाने की मांग आ गई थी। तो अब ये जो टाइम था, इस टाइम भारत काफ़ी वीक था, पॉलिटिकली भी है ना, इकोनॉमिकली है ना, और सैन्य रूप से भी काफ़ी वीक था। तो ये पाकिस्तान को ना एक अपॉर्चुनिटी लगी, पाकिस्तान को अपॉर्चुनिटी कि इस टाइम भारत पर हमला कर देंगे और जम्मू कश्मीर पर कब्जा कर लेंगे, है ना। तो इसी सारी स्थिति का लाभ उठाने के लिए पाकिस्तान ने किया, भारत पर 1965 में युद्ध इम्पोज कर दिया। ठीक, तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा शास्त्री जी का युग है, उसमें हम देखते हैं जो 1965 की जो वॉर हुई थी वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।